everybody, this is Digraj Singh Rajput. Welcome to Social School. इस वीडियो में क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर जो है इसे कंप्लीट करने वाले हैं। थर्ड पार्ट है। आई होप आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा और इन दोनों पार्ट्स को देखने के बाद में एक बड़ी पिक्चर आपको क्लियर हो गई है कि चैप्टर आखिरकार क्या था। वेस्टर्न साइड पूरा देख लिया, इंडियन साइड पूरा देख लिया। आज इस थर्ड पार्ट में हम क्या कवर करने वाले हैं, तो देखिए वेस्टर्न पार्ट देख लिया आपने, इंडियन पार्ट देख लिया। अब मैंने आपको पिछले पार्ट में एक क्वेश्चन के साथ में, एक हिंट के साथ में छोड़े गया था। वो क्या था कि आप इंडियन इंडस्ट्रीज की जब ग्रोथ को देखते हैं तो आपने देखा कि इंडियन इंडस्ट्रीज ने बहुत सफर किया द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में। अब जब आप इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं तो वीवर्स ने, जो यहाँ का नेटवर्क सिस्टम था, उसने हर कंटेक्स्ट में क्या किया, बहुत ज्यादा सफर किया। अब जब सफर किया तो खत्म हो जाना चाहिए था। जब प्रताड़ित थे, जब परेशान थे, यहाँ का पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था वो डिसरप्टेड था बिकॉज ऑफ द यूरोपियंस, बिकॉज ऑफ द कमिंग अप ऑफ द गुड्स फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज। तो वो सिस्टम खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी आप क्या देखेंगे कि इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो वैनिश नहीं होता है। ठीक है, परेशान होता है, प्रताड़ित होता है, लेकिन अंत नहीं होता है उसका। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों, ये पेक्युलैरिटीज क्यों देखने को मिलती है आपको। तो वही सारी कंटेक्स्ट में चीजों को क्या करेंगे इस पार्ट में हम समझेंगे। तो आज इस पार्ट के थ्रू हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला टॉपिक, और उसी के साथ साथ में जो अगला टॉपिक होगा हमारा, कौन सा वाला, अगला वाला टॉपिक है ना कि मार्केट फॉर गुड्स, जो लास्ट में टॉपिक है स्टैंड अलोन है, वो भी इंटरेस्टिंग है, उसको भी कनेक्ट करवाएंगे। तो ये हमारी कहानी रहने वाली है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप वो लूप्स को कनेक्ट कर पाए कि पार्ट 1 में वेस्टर्न पार्ट पूरा देख लिया था, पार्ट 2 में इंडियन पार्ट पूरा देख लिया था, पार्ट 3 में हम बात करेंगे कि इंडियन इंडस्ट्रीज डिस्पाइट बीइंग फेसिंग सो मेनी ऑड्स, हाउ डिड इट सर्वाइव्ड, वो पेक्युलैरिटीज ऑफ ग्रोथ क्या थी, वो वाली चीज है। सिंपल। तो द पेक्युलैरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ और द मार्केट फॉर गुड्स, ये दो टॉपिक कवर करेंगे हम। ये 4 टॉपिक हमारे पार्ट 1 पार्ट 2 में कवर हो गए, तो आई गेस आपने वो देख चुके हैं। अगली चीज, टेलीग्राम चैनल आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए। सोशल स्कूल इज द टेलीग्राम चैनल, सोशल स्कूल। तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी कि कब कौन सा सेशन आने वाला है, और इंपॉर्टेंट कि ये सारा पीडीएफ नोट्स वगैरह जो है आप वहां से बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप यू गॉट द थिंग्स फाइन। तो सोशल स्कूल टेलीग्राम चैनल है, जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। द पेक्युलैरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, द पेक्युलैरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब देखो टॉपिक की एसेंस समझो, अभी तक जो हमने पढ़ा है उससे अगर कनेक्ट करोगे तो वही मैंने आपको बताया कि क्या अलग चीज, पेक्युलैरिटीज मतलब क्या है कि वो विशेष लक्षण क्या रहे इंडियन इंडस्ट्रियल ग्रोथ में। क्यों? क्योंकि हमने देखा कितने ऑड्स सहे हमारी इंडस्ट्रीज ने, पूरी तरह से परेशान हो गई थी इंडियन इंडस्ट्री जो थी, इंडियन नेटवर्क जो था, वीवर्स जो थे, इंडियन मर्चेंट जो थे, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स जो थे, सब ने सफर किया। लेकिन उसके बावजूद भी कैसे सरवाइव कर गई, कैसे इंडियन इंडस्ट्रियल ग्रोथ रुकी नहीं, स्लो थी लेकिन बढ़ती रही आगे। तो वो पेक्युलैरिटीज मतलब क्या है, वो विशेष लक्षण। देखो आधा काम यही हो जाता है जब आप हेडिंग को बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हो। यहां पे हेडिंग को समझ लिया तो आपको एसेंस समझ में आ जाएगी कि व्हाट वर द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स बिकॉज ऑफ विच ड्यू टू द ऑड्स आल्सो द इंडियन इंडस्ट्री सर्वाइव्ड, या फिर इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो रही है उसमें क्या एक विशेष लक्षण था, वो चीज पेक्युलैरिटीज, वो एक्स फैक्टर क्या रहा। ठीक है, तो अब उसे समझेंगे। तो डिफरेंट सेगमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेंचर्स, सबसे पहली चीज कि इंडियन इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता रहा, स्लो हुआ लेकिन रुका नहीं। उसके पीछे का कारण यह था कि इंडियन इंडस्ट्रीज ने डिफरेंट सेगमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेंचर्स में एंटर किया। डिफरेंट सेगमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेंचर्स में एंटर किया का मतलब क्या है, देखो यहां पे पॉइंट समझना कि जैसे अगर आप देखोगे ना तो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उन लोगों ने देखा कि यार जिधर कंपटीशन है उधर नहीं चलना है अपने को। क्यों? क्योंकि कंपटीशन में क्या कर दिए जाओगे, रेल दिए जाओगे। किसके द्वारा? यूरोपियंस के द्वारा, क्योंकि वो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज जो थी, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज जो थी, वो ज्यादा पावरफुल थी। समझ रहे हो उस चीज को? तो यहां पे वो पॉइंट आपको बहुत अच्छे से कनेक्ट करना होगा, क्या कि डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेंचर्स। सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये था कि इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो ग्रो करते चले गए। व्हाट वर द पेक्युलैरिटीज, वो ग्रो इसलिए करते चले गए क्योंकि इंडियन बिजनेसमैन वगैरह थे तो उन्होंने सेक्टर ही अलग चूज किया। जैसे जहां पे यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज थी, दे एस्टैब्लिश्ड टी एंड कॉफी प्लांटेशन एक्वायरिंग लैंड एट चीप रेट्स फ्रॉम कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज अगर इन सेक्टर में घुसी थी तो इंडियन बिजनेसमैन उधर गए ही नहीं। उन्होंने क्या बोल दिया, कंपटीशन बहुत है, जाएंगे तो क्या है, रेल दिए जाएंगे। वहां पे क्या है, वहां पे क्योंकि ये यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज अपनी पॉलिटिकल पावर, अपनी फाइनेंशियल पावर का इस्तेमाल कर रही थी। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि उस मार्केट में ही मत जाओ जहां अपना सिक्का ना चले।
ठीक है, वो चीज है। तो दे इन्वेस्टेड इन माइनिंग, इंडिगो एंड जूट, इंपोर्ट ऑफ मैनचेस्टर मेड गुड्स। तो वो क्या करते थे, वो मैनचेस्टर मेड गुड्स को यहां पहुंचाते थे। तो अब क्या होता है, अब इंडियन बिजनेसमैन का दिमाग अगर देखोगे तो इंडियन बिजनेसमैन का दिमाग ऐसा चलता है, दे अवॉइडेड कॉम्पिटिंग विद मैनचेस्टर गुड्स इन इंडियन मार्केट। उन्होंने बोल दिया कि तुम मैनचेस्टर मेड गुड्स ला रहे हो तो तुम ही बेच लो, हम नहीं बेचेंगे, हम कुछ और बेच लेंगे। आगे समझ में? तो ये एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट था कि इन ऑल टुगेदर इंडियन बिजनेसमैन चूज डिफरेंट इंडस्ट्रियल वेंचर्स इन इटसेल्फ। उन्होंने अपने आप में एक अलग ही इंडस्ट्रियल वेंचर ही चूज कर लिया, समझे? दे अवॉइडेड कॉम्पिटिंग विद मैनचेस्टर गुड्स इन इंडियन मार्केट, प्रोडक्शन ऑफ कोरस कॉटन यार्न्स रादर देन फैब्रिक। ठीक है, उन्होंने किस चीज पे फोकस किया कि कोरस कॉटन यार्न प्रोड्यूस किया जाए रादर देन फैब्रिक। तुम कपड़ा बेच रहे हो, बेच लो कपड़ा, खूब पहन के नाच भी लो, हम तो क्या करेंगे, हम धागा बेच लेंगे। ठीक है, हम धागा बेच लेंगे। समझ में आ रहा है? द यार्न प्रोड्यूस्ड इन इंडियन स्पिनिंग मिल्स was used by handloom weavers in India और exported to China। तो जब इन्होंने धागा बनाया तो कंपटीशन था ही नहीं। मतलब अगर क्या कर रहे हो, तुम चाय बेच रहे हो तो हम बिस्किट बेच लेंगे, ठीक है, तो वो कपड़ा बनाने के लिए तुम्हें धागा तो चाहिए रहेगा, तो इंडियंस क्या कर रहे थे, धागा बना के बेचते थे। समझ में आ रहा है? तो दिस वाज द पेक्युलरिटी। क्या पेक्युलरिटी, क्या एक विशेष लक्षण था जिसके चलते हमारी इंडस्ट्री जो है वो रुकी नहीं, वो ग्रो करती रही। तो द इंडियन बिजनेसमैन choose altogether the different industrial ventures, ठीक है, whereby they avoided the competition and this is how they managed to survive। This is how they managed to survive। तो एक चीज हुई है, ठीक है, ये एक चीज हुई है कि डिफरेंट इंडस्ट्रियल वेंचर्स दोनों जगह देखने को मिले। यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी जो काम कर रही थी, इंडियन बिजनेसमैन उधर गए ही नहीं, उन्होंने बोलते दूर से ही अच्छे, ठीक है, दूर से ही राम राम, उस टाइप से। अगली चीज, तो अ सीरीज ऑफ चेंजेस अफेक्टेड द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें चल रही थी जिन्होंने कहीं ना कहीं इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडियन पैटर्न को इन्फ्लुएंस किया। तो वो क्या थी, वो यहां पे देखने को मिली, जैसे स्वदेशी मूवमेंट। फाइन, स्वदेशी मूवमेंट अगली चीज थी। स्वदेशी मूवमेंट में क्या हो रहा है, स्वदेशी मूवमेंट को जैसे अगर आप देखोगे तो ये नेशनलिस्ट मूवमेंट था, बंगाल के पार्टीशन के टाइम पीरियड पे चला। क्या कि हम अपने इंडिजिनियस गुड्स को खरीदेंगे, बॉयकॉट। एक तरह से बॉयकॉट तो आपने देखा ही होगा, प्रचलन में है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि स्वदेशी मूवमेंट के चलते जब इंडियन इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स को खरीदने की बात की गई, तब आपको यहां समझना होगा कि नेशनलिस्ट मोबिलाइज्ड पीपल टू बॉयकॉट फॉरेन क्लोथ्स। अब फॉरेन क्लोथ्स जो आ रहे हैं तो फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट करेंगे। तो उस सेंटिमेंट्स में चाइना के मोबाइल में जैसे अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं कि चाइना के मोबाइल में भी कोविड-19 चल के आ रहा है, लेकिन वो सेंटिमेंट्स ऐसे उठे क्या कि उस टाइम पीरियड में चाइना को वर्ल्ड बॉयकॉट करा था, हमने भी बॉयकॉट किया, तो चाइना के मोबाइल की सेल्स अपने आप कम हो गई। और चाइना के मोबाइल की सेल्स जब कम हुई तो सैमसंग की मोबाइल की सेल्स बढ़ गई है, ठीक है, मतलब सैमसंग और एप्पल की बढ़ गई। क्यों? और जो दूसरे जो नॉन चाइनीज ब्रांड्स थे उनकी सेल्स बढ़ गई। क्यों हुआ ऐसा? तो अगर आप जैसे समझोगे तो उसके पीछे का सीधा सा कारण ये था, उसके पीछे का सीधा सा कारण था क्या कि पीपल वर ड्रिवन बाय दी स्वदेशी मूवमेंट। आज के कंटेक्स्ट में भी यही बात सही है, और उस समय इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम पीरियड में भी जब ऐसा देखा जा रहा था कि ब्रिटिशर्स की बैकबोन तोड़ना है। हमने नेशनलिज्म इन इंडिया में क्या पढ़ा, तो चाहे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, चाहे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, हमारे लीडर्स जैसे महात्मा गांधी, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा सिंपल सा ये कहा कि हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिजिनियस गुड्स को प्रमोट करना पड़ेगा, खादी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इकोनॉमिकली उन्हें बॉयकॉट करना पड़ेगा। समझे? तो वही चीज है, हिस्ट्री मूव्स इन अ पैटर्न। तो वही पैटर्न यहां चल रहा है, क्या कि इंडियन इंडस्ट्रीज कैसे सरवाइव कर गई, इंडियन इंडस्ट्रीज ऐसे सरवाइव कर गई कि सबसे पहले तो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट उस जगह ही नहीं गए जहां कंपटीशन ज्यादा था, उन्होंने बोला छेड़ो मत इनको, छोड़ेंगे नहीं तो अपने को, ठीक है। दूसरी चीज फिर क्या है, जैसे नेशनलिस्ट मूवमेंट के नाम पे जब जो लीडर्स थे उन्होंने बात करी किसकी, फॉरेन क्लोथ्स की बॉयकॉट करना है, तो फॉरेन क्लोथ को बॉयकॉट कर दोगे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बिना पत्ते वत्ते लगा के घूमोगे, कपड़े तो पहनना पड़ेंगे ना। तो उन्होंने बोला इंडियन कपड़े पहनो, इंडियन इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिला, ठीक है, ऐसा। तो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू प्रोटेक्ट देयर कलेक्टिव इंटरेस्ट, प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू इंक्रीज टैरिफ प्रोटेक्शन एंड ग्रांट अदर कंसेशंस। और फिर धीरे धीरे क्या होगा कि संगठन में शक्ति है भाई साहब, तो उसके चलते क्या होने लगे, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो भी एक साथ आने लगे, एकजुट होने लगे। अभी जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एक साथ आ रहे थे, एकजुट हो रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एक साथ आकर उन्होंने प्रेशर बनाना स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट के ऊपर। क्या गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाना स्टार्ट किया, उन्होंने गवर्नमेंट से कहा क्या कि उन्होंने गवर्नमेंट से कहा कि भाई साहब टैरिफ जो है वो कम किया जाए, हमें अलग अलग मतलब टैरिफ कम नहीं किया जाए, टैरिफ लगाया जाए ताकि जो मैनचेस्टर मेड गुड्स आ रहे हैं उनसे हमें प्रोटेक्शन मिले, हमें ये कंसेशन दो कि हमें टैक्स कम देना पड़े ताकि उनका इंटरेस्ट को बचाया जा सके। तो ये सारे तरीके थे, दीज वर दी सीरीज ऑफ चेंजेस व्हिच वर टेकिंग प्लेस। समझे? स्वदेशी प्रोडक्ट कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ मार्केट। मार्केट में स्वदेशी प्रोडक्ट खरीदना मतलब आदमी को प्राइड होता था, मैंने तो देश को आजाद करवा दिया, स्वदेशी प्रोडक्ट खरीद लिया। तो समझ में आ रहा है? ये सेंटिमेंट्स थे। अगली चीज क्या है, अगली चीज जैसे देखोगे तो पार्ट
पार्ट 2 इन द सेंस कि और क्या डेवलपमेंट हो रहे थे जो कहीं ना कहीं पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रीज को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को शेप दे रहे थे। तो इंडस्ट्रियलिस्ट इन इंडिया बिगेन शिफ्टिंग फ्रॉम यार्न टू क्लोथ प्रोडक्शन। तो पहले तो उन्होंने कंपटीशन अवॉइड किया, उधर जाना ही नहीं, उधर ब्रिटिशर्स कपड़े बेच रहे हैं, अपन बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, उन्हीं कपड़े में लपेट दिए जाएंगे, तो इससे बेहतर यह है कि अपन धागा बेच लो। लेकिन अब देखो क्या है, विद द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन गुड्स टू चाइना डिक्लाइन, अब जब क्या होने लगा कि इंडियन गुड्स का एक्सपोर्ट चाइना में नहीं होने लगा। क्यों नहीं हो रहा था चाइना में इंडियन गुड्स का एक्सपोर्ट? क्योंकि चाइना में खुद प्रोडक्शन होने लगे थे। चाइनीज गुड्स और जापानीज मिल जो है दे वर फ्लडिंग द चाइनीज मार्केट। तो हमें ऐसा लगता था कि बाहर का मार्केट हमारा खत्म और हम धागा बेच के काम चला रहे थे। तब धीरे धीरे क्या किया, समय की नजाकत को देखते हुए हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, धागे से कपड़े की तरफ शिफ्ट हुए। फाइन, ये चीज ध्यान रखना। तो कॉटन पीस गुड्स प्रोडक्शन इन इंडिया डबल्ड बिटवीन 1900 टू 1912। 1900 से 1912 ये जो टाइम पीरियड था, धीरे धीरे जब उन्हें ऐसा लगा कि हाँ अब क्या है, अब सही समय आ रहा है। अब जैसे आप देखेंगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तो हम फुल फ्लेजेड तरीके से कैप्चर कर लेंगे, लेकिन जब उन्हें ऐसा लगा कि दिस इज द राइट टाइम नाउ, देन दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स क्लोथ प्रोडक्शन फ्रॉम द यार्न प्रोडक्शन। तो यार्न प्रोडक्शन से क्लोथ प्रोडक्शन की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट होने लगे। यहां पे समझ में क्या कहानी है? तो कहानी को कनेक्ट करते चलना, पॉइंट्स को रिलेट करते चलना, तब काम बनेगा। तो a series of changes affected the pattern of industries and what were those changes? तो these were the changes which were taking place. Fine, क्या चेंजेस हो रहे थे? तो जैसे आप देखेंगे डिफरेंट सेक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल वेंचर्स में कूदे। उन्होंने बोला कंपटीशन जिधर है उधर जाना ही नहीं भाई साहब, ठीक है, बहुत मार पड़ती है। अगली चीज क्या है? स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट तो नेशनलिस्ट इमेजिनेशन ने कहीं ना कहीं इंडियन इंडस्ट्रीज को बूस्ट दिया। तीसरी चीज क्या है? विद द राइट टाइम इंडस्ट्रियलिस्ट शिफ्टेड फ्रॉम यार्न टू क्लोथ प्रोडक्शन। उसके साथ साथ जैसे देखोगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, पेक्युलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो हम पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने हमारे लिए बोल दिया कि हाँ तुम लड़ो लेकिन हमारी इंडस्ट्रीज ग्रो कर जाएगी। कैसे, ये समझना। अब देखो मैं आपको एक एक पॉइंट करके बता रहा हूं, तो हो सकता है कि इस पे क्वेश्चन बन जाए कि हाउ डिड दी स्वदेशी मूवमेंट हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। समझ में आया? तो इंडियन इंडस्ट्रीज की ग्रोथ में कैसे मदद करी स्वदेशी मूवमेंट ने। ऐसा क्वेश्चन सब क्वेश्चन भी बन सकता है, या फिर एक बड़ा क्वेश्चन बन गया कि व्हाट वर द पेक्युलरिटीज इन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक है, एक्सप्लेन। तो अब आपको वो सारे पॉइंट देखने लगे क्या क्या अलग वो विशेष लक्षण थे, है ना, तो वो चीज ध्यान रखना। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इसमें क्या बताया गया है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द इंडस्ट्रियल ग्रोथ में बताया गया सिंपल सी चीज कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, मतलब 1914 से 1918। अब वर्ल्ड वॉर में क्या है? वर्ल्ड वॉर में हमारा पार्टिसिपेशन भी था। हमारा पार्टिसिपेशन कैसे था कि हमारे यहां से लोगों को ले गए वो सारी चीजें, लेकिन मेनली इट वाज बीइंग फॉट ऑन द लैंड ऑफ यूरोप। तो अब क्या हो रहा है कि यूरोप की ही जमीन पर जब लड़ा जा रहा था, तो यूरोप में जो देश थे, जर्मनी हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, ये एक दूसरे पे काटू मारू टाइप से हो गए थे कि बहुत ज्यादा वहां पे क्या इंस्टेबिलिटी थी। वहां की इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो थी वो पूरी ठप हो गई थी। पढ़ा है आपने, 9th में भी पढ़ा है, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में भी पढ़ा है। वहां पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था वो डाउन हो गया। एबल बॉडीड मैन जो थे तो उन्हें लड़ने के लिए बुला लिया, इंडस्ट्रीज चल नहीं रही थी। अब इंडस्ट्रीज नहीं चल रही लेकिन जीवन तो चलता रहता है ना। क्या है जीवन का परम सत्य ये है कि दुनिया उलट पुलट हो जाएगी लेकिन जीवन नहीं रुकेगा। दुनिया उलट पुलट होने के बावजूद भी लाइफ जो है इट विल कीप मूविंग। तो वही चीज यहां पे भी हो रही थी क्या कि इंडस्ट्रीज जो है, वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सब कुछ इंडस्ट्रीज वहां की ठप हो गई, लेकिन लोगों की लाइफ तो नहीं रुक रही थी। लोगों को खाना चाहिए था, लोगों को कपड़े चाहिए थे, लोगों को जूते चाहिए थे। फाइन। और जो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज थी जो इस समय तक क्या कर रही थी, जैसे मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया वाला टॉपिक हमने पढ़ा था, उसमें देखा था कि वो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज दूसरी इंडस्ट्रीज को सांस ही नहीं लेने दे रही थी। वो वहां से गुड्स बना बना के वर्ल्ड वाइड बेच देते थे। तो अब क्या हुआ, जब ब्रिटेन की इंडस्ट्री की सांसें फूल गई थी वर्ल्ड वॉर में, ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया, जो वर्ल्ड के ऊपर अपना मोनोपोली स्टैब्लिश करके रखा था ना, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। समझ रहे हो? बोर्ड पे जो लिखा है वो तो मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन पहले कहानी समझ लो। क्या कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने कैसे इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर, जो इंडस्ट्रियल नेटवर्क जो था, इंडस्ट्रियल सिस्टम जो था वर्ल्ड वाइड, उसमें चेंज ला दिया। अभी तक जो यूरोपियन इंडस्ट्रीज डोमिनेट कर रही थी, वो सारी की सारी यूरोपियन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जो थे, वो अब क्या है, अपना डोमिनेशन खोते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि दे ऑल वर बिजी इन वॉर। अब जब लड़ने में व्यस्त थे तो उन्होंने क्या कर लिया, जो अभी तक पकड़ बना के रखी थी उनकी पकड़ ढीली होने लगी, धीरे धीरे पकड़ ढीली होने लगी। तो ब्रिटिश मिल्स बिजी विथ वॉर प्रोडक्शन टू मीट द नीड ऑफ द आर्मी। ब्रिटिश मिल्स जो थी तो वो वॉर प्रोडक्शन में लगी हुई थी। अब उन्हें फैंसी कपड़े बनाने का टाइम नहीं था। क्यों? क्योंकि वो यूनिफॉर्म बना रहे थे सोल्जर्स के लिए। समझ में आया? कपड़े बनाना बंद करके बम गोले बारूद बना रहे थे, बंदूकें बना रहे थे। तो ये एक बड़ा चेंज था, ये एक बड़ा चेंज था। तो एक वैक्यूम बन गया। एक चीज ध्यान रखना, जब भी वैक्यूम बनता है ना, तो देयर आर मेनी पीपल हु आर
स्ट्राइविंग हार्ड टू कम टू दैट प्लेस। तो दिखती बात है कि जब कोई पावर पे था, वो पावर से नीचे आता है, वैक्यूम बनता है, तो दूसरे लोग तैयारी खड़े कि मेरी बारी है, लाओ मैं ऊपर जाता हूं पावर में। ऐसा रहता है, वर्ल्ड पावर इज लाइक सी सॉ, आज इसके पास है कल उसके पास है, ऊपर नीचे होती रहती है। तो मैनचेस्टर इंपोर्ट्स इनटू इंडिया डिक्लाइन, ठीक है। अब क्या होता है फिर धीरे से आप जैसे देखोगे तो मैनचेस्टर इंपोर्ट्स जो थे इंडिया में वो डिक्लाइन हो गए, जब वहां की मैनचेस्टर मिल्स जो थी, यूरोपियन मिल्स जो थी, ब्रिटिश मिल्स जो थी, जब वो उधर व्यस्त हो गई वॉर प्रोडक्शन में, तो इंडिया में जो बहुत ज्यादा वो डंप करते थे, इंडिया में बहुत ज्यादा जो वहां से गुड्स आते थे, वो गुड्स आना कम हो गए। और जब इंडिया में गुड्स आना कम हो गया तो उसके चलते क्या होता है, उसके चलते आपको देखने को मिलता है कि इंडियन मिल्स हैड अ वास्ट होम मार्केट टू सप्लाई। इंडियन मिल्स ने क्या बोला, जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने बोला कि ये मस्त प्लान है। क्या मस्त प्लान है कि अब हम क्या करेंगे, अब हम खुद प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। खुद प्रोडक्शन क्यों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ब्रिटेन से गुड्स आ नहीं रहे। अब इसी के पैरेलल में क्या हो रहा था, तो इंडियन मिल्स ने इंडियन मार्केट को तो वापस से रिकैप्चर करना चालू किया, जो हमने देखा था कि दे लॉस्ट दी डोमेस्टिक मार्केट श्रैंक वाला पॉइंट पड़ा था कहां पे, मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया वाले पैराग्राफ में। वहां हमने देखा था ना कि जब मैनचेस्टर में गुड्स इंडिया में आना चालू हो गए तो इंडियन बिजनेसमैन ने बोला तो मैं जॉब छोड़ दूं अब, ठीक है। उस तरह से हमने क्या किया, काम अपना बंद कर ही दिया था, क्योंकि मशीन मेड गुड्स सस्ते होते थे। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर आया, मैंने वहां पे बताया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक सिचुएशन टफ थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर में क्या हो गया, मार्केट में सब उलट पुलट हो गया। फाइन, तो अब क्या है, इंडियन मिल्स हैड अ वास्ट होम मार्केट which was earlier being captured by the Manchester made goods। earlier Manchester made goods ने कैप्चर करके रखा था, अब इंडियंस को वापस से मौका मिल गया कि रिकैप्चर कर लिया जाए। इसी के पैरेलल में क्या हो रहा था, ब्रिटेन के लोग, मैंने बताया ना कि अब जब लड़ाई लड़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि लड़ाई लड़ रहे हैं तो कपड़े वपड़े पहनना बंद कर देंगे, बोल देंगे हम खाएंगे भी नहीं, हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी भी अपनी जरूरतें थी। तो इनफैक्ट क्या हो रहा है कि इंडिया ने अपना इंडियन मार्केट तो रिकैप्चर किया ही क्या, साथ ही साथ क्या है, मोरओवर इंडियन फैक्ट्रीज वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई वॉर नीड्स। इंडियन फैक्ट्रीज को बुलाया गया कि यार ब्रिटेन में जरूरत है, तुम हमारी कॉलोनी है तो क्या हुआ, लेकिन हमारे लिए गुड्स तो प्रोड्यूस कर ही सकते हो, तुम्हारे इंडस्ट्रीज है। इंडियन बिजनेस ने बोला अभी मजा आएगा ना बिडू, क्यों, क्योंकि अब उन्हें मौका मिल रहा था कि इंडियन मार्केट को भी रिकैप्चर कर लेंगे वो, ठीक है। साथ ही साथ क्या है, उनकी वॉर नीड्स को पूरा करने के लिए, क्योंकि उनकी इंडस्ट्रीज पूरी नहीं पड़ रही थी, तो इंडिया से भी क्या हो गया, जैसे जूट बैग्स, क्लोथ्स फॉर आर्मी यूनिफॉर्म्स, टेंट्स एंड लेदर बूट्स, हॉर्स एंड म्यूल सैडल्स एंड अ होस्ट ऑफ अदर आइटम्स वर बीइंग एक्सपोर्टेड। तो इंडिया ने बोला कि अपना मार्केट भी कैप्चर करेंगे और तुम्हारा मार्केट भी कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, ये इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के चलते इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट गॉट एडिशनल पुश, ठीक है, एडिशनल पुश मिला और उसके चलते इंडियन इंडस्ट्रीज ग्रो कर गई। सो दिस इज वन ऑफ द पेक्युलैरिटी, ये एक विशेष लक्षण था इंडस्ट्रियल ग्रोथ का, क्या कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में चीजें उलट पुलट हो गई। समझ में, इसका इंपैक्ट क्या था, इसका इंपैक्ट सिंपल सा ये हो, इंपैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये अपने आप में क्वेश्चन बन जाता है क्या, कि हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प द इंडियन इंडस्ट्रीज टू ग्रो, या फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट क्या रहा ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ इंडिया। सवाल बहरूपिया होगा, वो किसी भी तरह से आए, लेकिन आपको पॉइंट यहां ध्यान रखना होगा। फाइन, तो अब क्या हो रहा है, न्यू फैक्ट्रीज, वर्किंग आवर्स, वर्कर्स, हर चीज में इंक्रीज देखने को मिला। अब क्योंकि क्या है, डोमेस्टिक मार्केट भी रिकैप्चर करना था, ब्रिटेन वालों की भी डिमांड पूरी करना था, हमने बोला रुको रुको कर देंगे, हम तो सही सब संभाल लेंगे। तो क्या हो रहा है, न्यू फैक्ट्रीज स्टार्टेड ग्रोइंग अप, वर्किंग आवर्स जो है वो बढ़ गए। किसके वर्किंग आवर्स बढ़ गए, तो यहां जैसे अगर आप देखोगे तो जो वर्कर्स वगैरह थे वो और ज्यादा काम करने लगे, वर्कर्स के नंबर बढ़ने लगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अब भर के मिल रहा था एम्प्लॉयमेंट। जॉबर जो था, तो जॉबर हमने पढ़ा, जॉबर बहुत खुश हो रहा होगा इस समय पे, लाओ सबको काम पे लगा दूंगा मैं, कोई भी बेरोजगार नहीं बचेगा उस टाइप से, फिर ठीक है। तो इन सारी चीजों के चलते जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था, इंडियन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था, इट बूम्ड, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा। इसी के पैरेलल में आपको क्या देखने को मिलता है कि मैनचेस्टर को नेवर रिकैप्चर इट्स ओल्ड पोजीशन इन द इंडियन मार्केट। और एक बार वर्ल्ड वॉर में जैसी पलट हुई चीजें, तो अब जो मैनचेस्टर था, मैनचेस्टर मतलब ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज जो थी, दे वर नॉट इन अ पोजीशन टू रिकैप्चर द मार्केट। अब उन्होंने बोला कि अब इंडियन इंडस्ट्रीज ने बोला कि अब तुमसे ना हो पाएगा, क्यों, क्योंकि अब हम मजबूत हो गए, ठीक है। और उसी के साथ साथ क्या है कि वॉर के बाद में ब्रिटेन की हालत बहुत खस्ता हो गई थी। वॉर के बाद में यूएसए एक इमर्जिंग इकोनॉमी की तरह इमर्ज होने लगा था, तो अपने आप ही क्या होने लगा था, यहां पे चीजें खत्म होने लगी थी। लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रेजुअली कंसोलिडेटेड देयर पोजीशन, सब्स्टिट्यूटिंग फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स एंड कैप्चरिंग द होम मार्केट। तो जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने बोला कि अब अपना युग प्रारंभ हुआ है। क्यों, क्योंकि जो मैनचेस्टर इंडस्ट्रीज वगैरह यूरोपियन इंडस्ट्री थी वो सब कोलैप्स हो चुकी थी। लोकल इंडस्ट्रीज दो दे वर नॉट सो मॉडर्नाइज्ड, दो दे वर नॉट सो बिग, लेकिन उन्होंने अपना मार्केट रिकैप्चर करना स्टार्ट कर लिया था, और इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी हमारी लोकल इंडस्ट्रीज। बधाई हो। फाइन, ये सारा सब कुछ हुआ। तो ये हमने देखा कि व्हाट वर द पेक्युलैरिटीज इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, समझ में आया। तो पेक्युलैरिटीज क्या थी, स्वदेशी मूवमेंट, दे अवॉइडेड द कंपटीशन ऑल टुगेदर, डिफरेंट इंडस्ट्रियल वेंचर्स में घुसे,
उसी के साथ साथ क्या है कि प्रोडक्शन विद टाइम उन्होंने यार्न से क्लोथ पे शिफ्ट किया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने चीजों को शेप किया, ये सारा सब कुछ। उसी के साथ साथ में एक और पेक्युलरिटी ये भी थी कि हमारे यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो थी तो दे सर्वाइव्ड, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सर्वाइव्ड की जगह ये कहूंगा कि द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेटेड। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जरूर आ गई थी लेकिन उसके बावजूद भी छोटी इंडस्ट्रीज जो थी वो खत्म नहीं हुई थी। अब इससे इस चीज को, इस पॉइंट को अगर पॉइंट समझ में आया तो उसको कनेक्ट करो कहां से, जब हम वेस्टर्न पर्सपेक्टिव पढ़ रहे थे चैप्टर में आगे, तो हमने चैप्टर में आगे क्या देखा था, हमने वहां पे एक पॉइंट देखा था अगर ध्यान हो आपको तो, क्या कि द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज जो था, तो डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडस्ट्रीज वर कमिंग अप, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के साथ में आ रही थी, लेकिन मेजर प्रोडक्शन वाज डन फ्रॉम दी हैंडलूम्स, ठीक है, जो कंट्री साइड प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पीरियड में इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन कर रही थी, तो मेजर प्रोडक्शन तब भी वहीं से आता था। तो हिस्ट्री मूव्स इन अ पैटर्न, तो जैसा यूरोप में था वैसे ही यहां पे था कि बजाय उसके कि बड़ी इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आ जरूर रही थी लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खत्म नहीं हुई थी। इनफैक्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज तब भी प्रीडोमिनेट करती थी, तब भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या करती थी, डोमिनेट करती थी। तो ऐसा कैसे पॉसिबल था वो चीज देखो यहां पे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दी हेडिंग कनेक्ट कर पा रहे हो ना कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेटेड, मतलब चाहे कितना ही कुछ बदल गया हो लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खत्म नहीं हुई। तो लार्ज इंडस्ट्रीज फॉर्म्ड ओनली अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी, तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, बहुत भयंकर प्रचंड इंडस्ट्रीज जो थी, तो दोज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज फॉर्म्ड ओनली अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी, ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ टोटल इंडस्ट्रियल लेबर force worked in the registered factories, 5% in 1911 और 10% in 1931। 1931 तक मात्र 10% ही जो टोटल इंडस्ट्रियल लेबर थे वो मात्र 10% ही रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज में काम करते थे, 90% वर्कर्स कहां काम करते थे, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ही काम करते थे। इसका मतलब क्या था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, सर्वाइव कर रही थी, डोमिनेट कर रही थी। फाइन, द रेस्ट वर्कड इन स्मॉल वर्कशॉप्स एंड हाउसहोल्ड यूनिट्स, छोटे छोटे वर्कशॉप्स में, हाउसहोल्ड यूनिट में काम करते थे, ऑफन लोकेटेड इन एलेज एंड बाइलेंस, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि ऐसे होते थे कि वो इनविजिबल टू द पासर बाय, मतलब क्या है कि लोग रोड पे से निकल जाते, उन्हें पता ही नहीं चलता था अंदर इंडस्ट्री चल रही है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है, अंदर क्या चल रहा है, वर्कशॉप चल रहे हैं, हाउसहोल्ड यूनिट्स चल रहे हैं। तो इस तरह से क्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डोमिनेट करती थी। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन एक्चुअली एक्सपेंडेड इन 20th सेंचुरी, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन जो है तो वो 20th सेंचुरी में एक्चुअली एक्सपैंड हुआ, खत्म नहीं हुआ। अब आप बोल रहे हो कि क्या पढ़ा रहे हो सर, एक तरफ आप बोल रहे हो वीवर्स की स्थिति खराब हो गई थी, एक तरफ आप बोल रहे हो कि नेटवर्क पूरा डिस्टर्ब हो गया था, और दूसरी तरफ आप यही बोल रहे हो कि क्या 20th सेंचुरी में हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन और एक्सपैंड हुआ। ऐसा कैसे, कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई ना, मुझे भी लगता था लेकिन अभी मैं समझाऊंगा, रुको। तो हैंडलूम क्लॉथ प्रोडक्शन एक्सपेंडेड स्टडीली, ऑलमोस्ट ट्रेवलिंग बिटवीन दी 1900 टू 1940। तो जो हैंडलूम प्रोडक्शन था, जो हाथ से प्रोडक्शन होते थे, बनारसी साड़ी टाइप से, ठीक है, वो 3 गुना बढ़ गया। कब से कब तक में, जैसे अगर आप देखोगे तो इन 40 सालों में, 1900 से 1940 के बीच में। तो सवाल ये आता कि हाउ डिड दिस हैपेंड, व्हाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज स्टिल सर्वाइव्ड, या फिर हाउ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेटेड, और या फिर सिंपल ये वाला कि व्हाई द हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन एक्चुअली एक्सपेंडेड इन 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन कैसे एक्सपैंड कर गया, ठीक है, क्वेश्चन किसी भी कंटेक्स्ट में आया तो देखो। तो हाउ डिड द हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम प्रोडक्शन एक्सपैंडेड एंड वीवर्स सर्वाइव डिस्पाइट प्रॉब्लम्स, तो कैसे सर्वाइव कर गए, तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस वाज वन रीजन, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एक रीजन था, ये पॉइंट आपको समझना होगा। टेक्नोलॉजिकल रीजन एक रीजन, मतलब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एक रीजन था जिसके चलते क्या है कि हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम प्रोडक्शन जो है वो एक्सपैंड कर गया, वीवर्स सर्वाइव कर गए डिस्पाइट दी प्रॉब्लम्स। जो हमने देखा ना बड़ा अत्याचार था, किसमें देखा हमने, जो मतलब वाला जो हमारा पार्ट था जिसमें हमने देखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनीज जब हो रहा था तो वीवर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट था, हाउ व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ वीवर्स, वो हमने देखा था। तो उस टॉपिक में देखा कि उन्होंने बहुत प्रॉब्लम फेस करी, लेकिन उन प्रॉब्लम्स के बावजूद भी वो एक्सपैंड कर गए, सर्वाइव कर गए। ऐसा कैसे, तो ऐसा कैसे में आंसर किया जाएगा कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस वाज वन रीजन, एक कारण जो था वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस का था। कि मतलब वो ये कि जो हमने द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज वाला टॉपिक पढ़ा था तो वहां पे देखा था क्या कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज डू हैड सम स्मॉल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, दे वर नॉट स्टैग्नेंट, वो रुकी नहीं रह गई, उन्होंने भी अपने लेवल पे जो स्तर, अपने स्तर पे जिस तरह से वो ग्रो कर सकती थी, ग्रो करने का प्रयास किया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने, वही यहां पे भी हुआ। तो हैंडीक्राफ्ट पीपल adopt a new technology if that helps them improve production without excessively pushing up cost, तो बिना कॉस्ट को पुश करे, मतलब ऐसा नहीं है इंडस्ट्रियलाइजेशन में तो आपको बड़ी बड़ी मशीनरी वगैरह सब कुछ बहुत महंगा खरीदना पड़ेगा, तो वो एक रिस्की चीज थी। लेकिन उन सारी चीजों के बावजूद भी आपको क्या देखने को मिलता है, उन सारी चीजों के बावजूद भी आपको देखने को मिलता है कि
जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन था ना, तो उसने क्या किया, अपने स्तर पे कॉस्ट ज्यादा ना बढ़े, इसके चलते क्या किया कि छोटे छोटे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लाए। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है फ्लाई शटल। फ्लाई शटल, ठीक है, फ्लाई शटल ऐसा उससे कुछ संबंध नहीं है। अब मैं आपको फ्लाई शटल, देखो आपको वीवर नहीं बनाना है मुझे, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं सिंपल सी चीज। पहले क्या होता था, पहले जैसे अगर आप देखोगे तो जो वीविंग होती थी, तो वीविंग में वीविंग बहुत ज्यादा मैनुअल होती थी, एक एक धागा बुना जाता था, उस तरह से होती थी वीविंग, ठीक है, उस तरह से बुनी जाती थी। अब क्या होता है, फ्लाई शटल का इन्वेंशन जब हुआ, तो फ्लाई शटल की मदद से क्या किया जाता है, जैसे अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिल रहा है, तो ये मशीन में क्या लगा दिया है, ऐसे पुलिस लगा दी है। ये दीदी खींच रही है, देखो हाथ से ऐसे खींचेंगे अभी, ठीक है, तो ये हाथ से ऐसे खींचा जाता था पुलिस, और ये आपको एक छोटी सी बोट टाइप का वो देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये देखा, ये इधर चला दिया, ये इधर हाथ में पकड़ लिया, ठीक है, ये आएगा भी घूम के, हाँ, ये इधर डाला और ये इधर घूम के आ गया ऐसे। तो यही धागा क्या होता है, यही धागा फिर यहाँ पे वो हो जाता है, मतलब वो हो जाता है, इसी धागे को इस तरह से बुनते चलते हैं। तो अब क्या हो रहा है, अब आप देखोगे तो वो धागा यहां से लगा के यहां तक पूरा बुना जा रहा है, पूरा बुना जा रहा है, एक बड़े सरफेस पे एक साथ बुना जा रहा है, और थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल, बस कुछ रस्सी वगैरह जोड़ के उन्होंने क्या करा, थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल चेंज से इस तरह से अपग्रेड कर लिया अपनी वीविंग प्रोसेस को, अपग्रेड कर लिया अपनी वीविंग प्रोसेस को। सो दिस इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी पर वर्कर, स्पीडेड अप प्रोडक्शन एंड रिड्यूस द लेबर डिमांड। लेबर डिमांड हल्की सी कम हुई, प्रोडक्शन स्पीड अप हो गया, ठीक है, स्मॉल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के चलते। तो हाउ डिड द हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम प्रोडक्शन एक्सपेंडेड एंड द वीवर्स सर्वाइव डिस्पाइट द प्रॉब्लम। तो आपको ध्यान रखना होगा कि वीवर्स कैसे सर्वाइव कर गए, कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ने उनकी मदद करी। तो फ्लाई शटल का जैसे एग्जांपल दिया, क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्लाई शटल। तो इट इज अ मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड फॉर वीविंग मूव्ड बाय मींस ऑफ रोप्स एंड पुलिस। तो ये रोप खींच रहे हैं, पुलिस खींच रहे हैं, इनकी मदद से क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। और इसमें दो चीजें, एक वर्टिकल रोप रहेगी आपकी, और वर्टिकल रोप के बाद में ऐसे आपको क्या देखने को मिलता है, एक हॉरिजॉन्टल थ्रेड्स रहेंगे, ठीक है। तो इट इज प्लेस्ड, इट प्लेसेस द हॉरिजॉन्टल थ्रेड्स कॉल्ड द वेफ्ट। तो ये वाला जो आपको धागे दिख रहा है ना, ये सफेद सफेद धागे, ये सफेद वाले धागे क्या है, वेफ्ट है। तो वेफ्ट जो है, तो वेफ्ट में इनटू द वर्टिकल थ्रेड्स कॉल्ड दी व्रैप। तो ये वेफ्ट्स में ये वर्टिकल थ्रेड जो आपको देखने को मिल रही है, इन वर्टिकल थ्रेड्स में क्या करा जाता है, उस फ्लाई शटल को डाला जाता है। जैसे मैंने बताया, देखो ये नाव जैसा दिख रहा है, इसके अंदर धागा बुना हुआ रहता है, देखना वो डालेंगे हम, ये लिया और ये इधर डाल दिया, पहले ये मिटाने दो तब दिखेगा आपको। ये बोर्ड दिख रही है, छोटा सा उनके पास में यहाँ रखा, ये उन्होंने ये धागे के नीचे डाला, ठीक है। तो वही कि वर्टिकल थ्रेड जो रहती है, जिन्हें वेफ्ट कहा जाता है, तो वेफ्ट को क्या मतलब, हॉरिजॉन्टल थ्रेड जो रहती है, वेफ्ट को ऐसा डाला जाता है और पुलिस से खींचा जाता है इस टाइप से। ये पुलिस से, देखा ये खींचा पुलिस से, तो वो धागा जो रहता है वो बुनता चला जाता है। अब आपको वही बुनकर नहीं बनना है, आपको वीवर नहीं बनना है, आपको सिंपल क्या करना है, चीजें समझते चलना है। तो ये फ्लाई शटल, एक छोटी सी फ्लाई शटल का इन्वेंशन जो है, उसने क्या कर दिया, प्रोडक्शन प्रोसेस को और एफिशिएंट बता दिया। द इन्वेंशन ऑफ फ्लाई शटल made it possible for weavers to operate large looms and weave wide piece of cloth। ठीक है, तो बड़ी बड़ी लूम्स चलाई जा सकती थी फ्लाई शटल की मदद से, और क्लोथ ऑफ पीस जो है उसको, वाइड क्लोथ ऑफ पीस को भी क्या किया जा सकता था, वोव किया जा सकता था। ठीक है, तो ये आया पहला पॉइंट कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे थे वीवर्स के सर्वाइवल में। दूसरा क्या है, सर्टेन ग्रुप्स ऑफ वीवर वर इन बेटर पोजीशन देन अदर टू सर्वाइव द कंपटीशन विथ मिल इंडस्ट्रीज। कुछ वीवर्स का जो सेक्शन था ना, वो हमेशा उनका सर मतलब पानी से ऊपर ही था, उनका सर पानी से ऊपर था। इन द सेंस क्या है कि चाहे कितनी बुरी सिचुएशन हो गई, लेकिन कुछ सेक्शन ऑफ वीवर जो थे, तो दे वर कंसीडर्ड एज द अलाइट वीवर्स, अलाइट वीवर्स, तो दे सर्वाइव्ड। हाउ डिड दे सर्वाइव्ड, वो समझाता हूं मैं, देखो आपको। तो कुछ क्या होते थे, कुछ कोरस क्लोथ्स प्रोड्यूस करते थे वीवर्स। मतलब क्या होता कोरस क्लोथ, मतलब क्या, उतना फाइन वैरायटी का नहीं होता था, मोटा कपड़ा जिसे कहेंगे हम, क्या जो ऐसा है कि जैसे बोलते हैं ना, थोड़ा सस्ती क्वालिटी का कपड़ा प्रोड्यूस करते थे। और कुछ वीवर जो थे, देवर द प्रोड्यूसर ऑफ फाइन वैरायटी ऑफ क्लोथ, बहुत उम्दा क्वालिटी का कपड़ा प्रोड्यूस करते थे। तो अब क्या होता था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैसे सर्वाइव कर गई, तो जो ये उम्दा क्वालिटी का कपड़ा प्रोड्यूस करते थे ना, ये लोग, ये वीवर हमेशा ही क्या, इनकी पांचों उंगलियां घी में रहती थी। समझाता हूं, तो ये जो प्रोड्यूसर ऑफ कोरस क्लोथ्स होते थे, तो दी कोरस क्लोथ वाज ब्रॉट बाय दी पुअर, गरीब इंसान खरीदता था सस्ता कपड़ा, मोटा कपड़ा उस टाइप से। ठीक है, इट्स डिमांड फ्लक्चुएटेड वायलेंटली। अब क्या हो रहा है कि मान लो किसी साल फसल खराब हो गई, किसी साल क्या है, अब क्योंकि सब कुछ फसल ऊपर डिपेंड करती थी एग्रीकल्चरल सीजन पे, एग्रीकल्चर सीजन अगर बिगड़ जाते थे, बारिश ज्यादा हो जाना कम हो जाना, तो फसल बिगड़ जाती थी। तो यहां पे आपको बताया गया कि प्रोड्यूसर्स ऑफ कोरस क्लोथ जो थे ना, तो द कोरस क्लोथ वाज ब्रॉट बाय पुअर एंड इट्स डिमांड फ्लक्चुएटेड वायलेंटली। तो कोरस क्लोथ के प्रोड्यूसर जो थे, तो उनको हार्डशिप फेस करना पड़ जाती थी। लेकिन जो फाइन क्वालिटी का क्लोथ प्रोड्यूस करते थे, उन वीवर्स को दिक्कत नहीं जाती थी। क्यों दिक्कत नहीं जाती थी, देखो, तो इट वाज ब्रॉट बाय द वेल टू डू एंड वाज मोर स्टेबल।
ठीक, यहां पे आपको चीज समझना होगा। तो ये जो फाइन क्वालिटी का क्लोथ होता है, बनारसी साड़ी हो गई, अब बोलोगे सर बनारसी साड़ी से क्या लगाओगे इतना, लेकिन बता रहा हूं जैसे महेश्वरी साड़ी होगी, तो अब क्या महंगी चीज रहती थी। अब महंगी चीज को वो करने वाले जो वीवर्स होते थे उनको पता था कि चाहे फसल हो या ना हो, अमीर इंसान के पास इतना पैसा है कि वो जो कपड़े खरीदता है वो वही खरीदेगा। ठीक है, पैसे वाले इंसान के पास इतना पैसा है कि वो जो खरीद रहा है वो वही खरीदेगा। तो इसके चलते आपको क्या देखने को मिलता है, इसके चलते आपको देखने को मिलता है कि जो प्रोड्यूसर ऑफ फाइन वैरायटी ऑफ क्लोथ्स थे, तो whatever the situation was, ठीक है, there was the less fluctuation in the, क्या देखने को मिल रहा है, in the demand of the fine variety of cloth, therefore the rich could buy these even when the poor starved। तो जब गरीब इंसान भूखा भी मर रहा होगा तो भी क्या है, अमीर इंसान तो जिसे उसे जो कपड़ा खरीदना है वो खरीद ही लेगा। तो उस कारण से वो जो फाइन वैरायटी ऑफ क्लोथ की वीविंग करते थे, वो वीवर जो है, सर्टेन ग्रुप ऑफ वीवर्स वर इन बेटर पोजीशन देन दी अदर। ठीक है, क्यों, क्योंकि दे वर इन अ पोजीशन टू कीप देयर हेड अबव द वाटर इन दी हार्श सिचुएशंस। तो ये चीज समझना होगा। मिल could not imitate the specialized weaves, saris with woven border or the famous lungis and handkerchiefs of Madras could not be easily displaced by the mill production। ये चीज समझना। तो बजाय उसके क्या कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आ गई थी, मशीन मेड प्रोडक्शन हो रहा था, लेकिन वही वाली चीज थी जो हमने द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज इन यूरोप वाले सेक्टर में देखी थी, क्या कि हैंडमेड गुड्स जो थे उसमें वो इंट्रिंसिक बात रहती थी। ठीक है, उनकी क्वालिटी को कॉपी नहीं किया जा सकता था, तो जो लोग वो डिमांड करते थे वो डिमांड करते रहे और वो वही कपड़ा पहनते थे। समझे? तो दिस इज द स्टोरी, हाउ डिड द हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम प्रोडक्शन एक्सपेंडेड एंड वीवर सर्वाइव्ड डिस्पाइट प्रॉब्लम्स। सो दिस इज दी स्टोरी, ये पूरी कहानी रही, ये पूरी कहानी रही है। तो वीवर्स, हार्डशिप्स एंड सर्वाइवल। तो आप ये देखोगे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेट कर गई है, वर्कर्स जो टोटल लेबर फोर्स थी वो ज्यादा थी, उन सारी चीजों के बावजूद भी लेकिन वीवर्स जो थे तो उन्होंने हार्डशिप भी फेस करी है। कैसे हार्डशिप फेस करी, तो मतलब एक कंक्लूडिंग नोट दे रहे हैं। तो वीवर्स एंड अदर क्राफ्ट पीपल हु कंटिन्यूड टू एक्सपैंड प्रोडक्शन, ठीक है, थ्रू द 20th सेंचुरी डिड नॉट नेसेसरली प्रॉस्पर। ठीक है, 20th सेंचुरी में जो वीवर्स वगैरह थे उन्होंने प्रोडक्शन अपना कंटिन्यू रखा। जरूरी नहीं कि प्रोडक्शन कंटिन्यू रखा तो मतलब इंडस्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज गायब नहीं हुई, उन्हें हार्डशिप जरूर फेस करना पड़ी थी। उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए क्या है, देखो दिखती बात है कि जब आप कंपटीशन में हो, जब आप मार्केट में हो, तब आपको यह पता है कि आप जीतोगे हारोगे वो नहीं पता है, लेकिन अपने आप को बनाए रखने के लिए आपको कंपीट बहुत तगड़ा करना पड़ेगा। फाइन, वही चीज यहां पे भी हो रही है। वही चीज क्या हो रही है यहां पे कि वीवर्स और जो दूसरे क्राफ्ट पर्सन थे वो कंटिन्यू टू एक्सपैंड प्रोडक्शन थ्रू द 20th सेंचुरी डिड नॉट नेसेसरली प्रॉस्पर। तो वो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा क्या होगा प्रॉस्परस थे, लेकिन उन्होंने क्या करा, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए बहुत टफ कंपटीशन दिया। दे लिव्ड हार्ड लाइव्स एंड वर्कड लॉन्ग आवर्स, खूब काम किया, ठीक है, कठिन जीवन जिया उन्होंने। वेरी ऑफन द एंटायर हाउसहोल्ड इंक्लूडिंग ऑल द वुमेन एंड चिल्ड्रन हैड टू वर्क एट वेरियस स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि विमेन हो गया, फैमिली हो गई, बच्चे हो गए, सब लग जाते थे काम पे। क्यों? क्योंकि उन्हें सर्वाइव करना था, ज्यादा समय काम करना था, तभी वो प्रोडक्शन की जो डिमांड थी उसे मीट कर पाते। समझ में आया? तो बट दे वर नॉट सिंपली रेमिनेंट्स ऑफ द पास्ट टाइम्स इन द एज ऑफ फैक्ट्रीज। तो ये दो लाइन मुझे इस चैप्टर में बहुत अच्छी लगती है समझना कि वीवर्स ने जब इतना संघर्ष किया, और आप बोलते हो इंडस्ट्रियलाइजेशन में वीवर्स का कोई कंट्रीब्यूशन थोड़ी ना है। इंडस्ट्रियलाइजेशन में सारी चीजें मशीन्स की है, सारी चीजें बिल्डिंग्स की है, मतलब सारी चीजें क्या है फैक्ट्रीज की है। तो ऐसा नहीं है, क्या they were not simply the remnants of the past time in the age of factories। तो फैक्ट्रीज का जब आना शुरू हुआ, फैक्ट्रीज जब डेवलप हुई, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वीवर्स वगैरह सिर्फ पास्ट के रेमिनेंट्स है, इतिहास के पन्नों का हिस्सा है, वो नहीं। क्यों? क्योंकि देयर लाइफ एंड लेबर वाज द इंटीग्रल प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जो पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, तो उस पूरे इंडस्ट्रियलाइजेशन में दे वर आल्सो द पार्ट ऑफ द स्टोरी, दे वर आल्सो द कंट्रीब्यूटर ऑफ द स्टोरी, दे वर आल्सो द मेकिंग ऑफ, दे वर आल्सो इन द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, नॉट जस्ट अ सेगमेंट। ठीक है, सिर्फ एक पन्ने पे लिखा हुआ है वो नहीं था कि वीवर्स तो अलग थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो अलग था। इंडस्ट्रियलाइजेशन में वीवर्स ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। समझ में आया? तो दिस इज द स्टोरी अबाउट वीवर्स, दिस इज द स्टोरी अबाउट द चैप्टर। अब खत्म हो गया क्या चैप्टर? अभी नहीं, ठीक है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो एक बार मैं यहां पे समराइज करता हूं, फिर हम आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं। क्या आप देख रहे हो कि मैं हर टॉपिक पे आपको समराइज करके देते चल रहा हूं। तो हमने वेस्टर्न पर्सपेक्टिव देखा कि क्या स्थिति थी पूरी, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्ट्रीज का आना, वर्कर्स की क्या स्थिति, पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, हर चीज। अब हमने इंडियन पर्सपेक्टिव भी देखा कि इंडिया में क्या स्थिति रही, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, वीवर्स, वो नेटवर्क सिस्टम पे क्या इफेक्ट हुआ, हमारे यहाँ फैक्ट्रीज कैसे आई, कौन एंटरप्रेन्योर्स थे, वर्कर्स कहां से आए, वो सब कुछ। अब इंडियन इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई, हमने देखा कि बुरी स्थिति में भी ग्रोथ हुई। तो क्यों हुई, वो विशेष लक्षण क्या थे जिन कारण से ग्रोथ होगी। तो पेक्युलैरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ में हमने सारी चीजें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर,
किस तरह से इंडियन बिजनेसमैन ने अलग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करी, वो सब कुछ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है उनकी क्या स्थिति थी, हाउ दे प्रीडोमिनेटेड, वो सारा पार्ट देख लिया। अब इतना सब कुछ पढ़ने के बाद में चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है आपका वो क्या है, मार्केट फॉर गुड्स। अब ये मार्केट फॉर गुड्स क्या है, तो देखो यहां पे रिकॉल दी होल चैप्टर जो मैंने आपको रिकॉल करवाया, तो आपने वो देखा एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ वो आपने पूरा समझा, जाना, पढ़ा, लिखा, तो वो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया आपका। अब उस एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से एक कदम और ऊपर चलो, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से एक कदम और ऊपर चलो तो आपको क्या मिल रहा है, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से एक कदम और ऊपर चलोगे तो आपको यह मिलेगा कि इंडस्ट्रीज का ऑब्जेक्टिव ये था गुड्स बनाना, ठीक है, कनेक्ट विद दी हेडिंग, गुड्स बना दिया आपने, मार्केट में गुड्स आ गया, लेकिन वो जरूरी तो नहीं कि वो गुड्स लोग खरीदेंगे, वो गुड्स की मार्केटिंग भी तो बहुत ज्यादा जरूरी थी, ये पॉइंट है। तो मार्केट फॉर गुड्स में हम क्या पढ़ेंगे, मार्केट फॉर गुड्स में हम बेसिकली ये देखेंगे कि गुड्स की मार्केटिंग कैसे की जाए, गुड्स की मार्केटिंग कैसे की जाए, उन्हें बेचे कैसे जाए, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था उस इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस का। तो हाउ द गुड्स वर बीइंग मार्केटेड, हाउ द गुड्स वर बीइंग सोल्ड, एडवर्टाइजमेंट का खेल क्या था, वो इस टॉपिक में बताया गया है, ये स्टैंड अलोन टॉपिक है। अच्छा, आपने पैटर्न ऑब्जर्व किया, क्या पैटर्न ऑब्जर्व किया, पैटर्न ऑब्जर्व करोगे तो इससे आपने चैप्टर 1 पढ़ा, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसका लास्ट टॉपिक जो था, दो इट वाज द पार्ट ऑफ स्टोरी, लेकिन लोगों को अलग लगता है कौन सा, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म वाला। फिर जैसे आपने नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर पढ़ा, तो नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर में पूरी चीजें पढ़ी, लास्ट का जो पार्ट था, तो लास्ट के पार्ट में आपने क्या देखा, जैसे विजुअलाइजिंग, वो लास्ट के पार्ट में जैसे अगर आप देखोगे नेशनलिज्म इन इंडिया में पूरा सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हो गया, तो वहां पे मतलब लास्ट में हमें ऐसा लगता है कि हमेशा क्या रहता है, एक अलग हटके टॉपिक दिया जाता है, ठीक है, एक अलग हटके टॉपिक दिया जाता है। वैसे अगर आप यहां भी देखोगे तो अब क्या हो रहा है, ये चैप्टर में भी, आगे वाले चैप्टर में भी पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया, मार्केट फॉर गुड्स में आपको एक अलग चीज, जो चैप्टर की थीम थी, जो चैप्टर का एसेंस था इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसमें मार्केटिंग या फिर कह सकते हैं एडवर्टाइजमेंट कैसे किया गया, गुड्स लोगों तक कैसे पहुंचाए गए, वो चीज इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे नेशनलिज्म इन इंडिया में सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे लाई गई, वो वाला पार्ट था, ठीक है। वैसे यहां पे अब हम मार्केट फॉर गुड्स वाली चीज कर रहे हैं। तो व्हेन द न्यू प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, पीपल हैव टू बी परसुएडेड टू बाय देम, दे हैव टू फील लाइक यूजिंग द प्रोडक्ट। सवाल ये कि हाउ वाज दिस डन, लोगों को कैसे परसुएड किया जाता था कि प्रोडक्ट खरीदो, ठीक है, लोग प्रोडक्ट को क्यों खरीदे, ये चीज कैसे पॉसिबल की जाती थी। तो हाउ द मार्केट फॉर गुड्स वाज क्रिएटेड। सुनो मेरी बात, 5 नंबर का सीधा क्वेश्चन आता है यहां पे कि हाउ द मार्केट फॉर गुड्स वाज क्रिएटेड, हाउ द गुड्स वर बीइंग सोल्ड टू द पीपल, व्हाट वर द स्ट्रेटजीज अडॉप्टेड इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। 5 नंबर में सीधा क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो देखो क्या होता है, एक एक करके पॉइंट्स मैंने आंसर लिखी दिए हैं, आपको आंसर यहां पे मिल जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो जैसे पहले देखें, तो सबसे पहले क्या, एडवर्टाइजमेंट वाज दी वन वे, लोगों तक गुड्स पहुंचाने का एकमात्र तरीका यह था कि एडवर्टाइज किया जाए उसे, कैसे, तो दे ट्राई टू शेप द माइंड्स ऑफ द पीपल एंड क्रिएट नीड्स। अब आज जैसे आप देख रहे होंगे क्या कि आज कोई भी प्रोडक्ट हो गया, लेट्स से फॉर एग्जांपल थम्स अप का ऐड कौन कर रहा है, रणवीर सिंह कर रहे हैं, ठीक है। तो रणवीर सिंह थम्स अप का जब ऐड करे तो उससे क्या एक इंपैक्ट पड़ रहा है कि हमें देख के ऐसा लगता है यार हीरो पी रहा है तो मतलब मजेदार चीज होगी, पी के एक बार देखी जाए, ठीक है, थम्स अप। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे एडवर्टाइजमेंट लोगों के माइंड पे मतलब इमेजिनेशन को कैप्चर करने की कोशिश करता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल फेयर एंड लवली गर्ल कौन है, मतलब फेयर एंड ऐसी कुछ है ना, फेयर एंड लवली का तो अब नाम बदल दिया है, तो क्या नाम है, यामी गौतम। तो वो जब वो दिखाती है कि हाँ मैं लगाती हूँ क्रीम, बढ़िया सुंदर हो जाती हूँ, तो वो क्या हो रहा है, देखो आप सुंदर हो, आप जैसे भी हो वैसे बहुत सुंदर हो, ठीक है, मुस्कुरा दो एक बार। लेकिन अब वो क्या है, वो मार्केटिंग की ऐसी टेक्निक होती है ना, मार्केटिंग इतनी खराब चीज होती है कि वो ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है कि अरे फेयर एंड क्या है, उसका नाम बदल दिया ना, फेयर एंड ग्लो ऐसा कुछ कर दिया। तो अब क्या है कि मार्केटिंग मदद से वो आपकी इमेजिनेशन को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, समझे। तो दे ट्राई टू शेप द माइंड ऑफ पीपल एंड क्रिएट अ न्यू नीड। तो दिस वाज द स्ट्रेटजी अडॉप्टेड टू सेल द गुड्स व्हिच वर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द इंडस्ट्रीज। दूसरा क्या है, दे अपीयर इन न्यूज़पेपर, मैगजीन, होर्डिंग, स्ट्रीट वॉल्स, टेलीविजन स्क्रीन एक्सेट्रा। वही ट्रेडिशनल तरीके भी सारे, तो हर जगह आपको क्या देखने को मिलेंगे, गुड्स देखने को मिल जाएंगे, हर जगह आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा। बट इफ वी लुक बैक इनटू द हिस्ट्री, we find that from the very beginning of the industrial age, advertisement have played a part in expanding the markets for products and in shaping a new consumer culture. EdTech मतलब EdTech एजुकेशन वाली इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अब मैं बात कर रहा हूं एडवर्टाइजमेंट टेक्नोलॉजी। एडवर्टाइजमेंट टेक्नोलॉजी वाली इंडस्ट्री इज द न्यू सेक्टर which is going to grow in India, mark my words। क्यों, क्योंकि अब एडवर्टाइजमेंट पे इतना पैसा लगाया जा रहा है, क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली वही होता है कि प्रोडक्ट तो बहुत सारे आ गए, लेकिन किसका प्रोडक्ट लोगों को अपील कर पाएगा, तो वो डिपेंड करेगा एडवर्टाइजमेंट पे। तो कंपनीज के करोड़ों में बजट होते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, समझ में आया। तो वही चीज अगर आप हिस्ट्री उठा के भी देखोगे तो एडवर्टाइजमेंट आज का फिनोमेना नहीं है, सिंस टाइम इमेमोरियल प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए क्या है,
न्यू कंज्यूमर कल्चर को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है किसका, एडवर्टाइजमेंट का। तो एडवर्टाइजमेंट वाज वन वे टू सेल द मार्केट, ठीक है, मार्केट में गुड्स को पहुंचाने का एक तरीका था एडवर्टाइजमेंट, समझ गए। तो एडवर्टाइजमेंट वाज द वन वे। अगला क्या देखो, हाउ द मार्केट फॉर गुड्स वाज क्रिएटेड। मार्केट फॉर गुड्स कैसे बनाया गया, तो दूसरी चीज क्या है, यूज ऑफ लेबल्स एज अ मार्क ऑफ क्वालिटी, यूज ऑफ लेबल्स एज अ मार्क ऑफ क्वालिटी। लेबल्स क्या है यहां पे, तो स्टिकर्स लगाए जाते थे, लेबल्स रहते थे, उन पे मैसेज रहता था क्या, तो व्हेन मैनचेस्टर इंडस्ट्रीज बिगन सेलिंग क्लोथ इन इंडिया दे पुट लेबल ऑन दी क्लोथ बंडल्स। क्लोथ बंडल्स मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई कपड़ा बन के आया तो उस कपड़े पे जैसे ऐसा रहता है ना, मेड इन चाइना देखते से हमें ऐसा लगता है कि हाँ क्वालिटी तो इसकी ऐसी है कि चल गया तो 4 दिन नहीं तो जीवन भर, उस टाइप की क्वालिटी होगी इसकी। तो लेबल जब लगाया जाता है तो वो उसको सेंटिटी देता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेड इन यूएसए, मेड इन यूएसए लगता है तो फिर भी आदमी को ऐसा लगता है यार डेवलप्ड कंट्री से सारा अच्छा प्रोडक्ट होगा। मेड इन जर्मनी, मेड इन जर्मनी सुन के और ऐसा लगता है जर्मनी की कार तो बहुत एकदम रापचिक होगी, ठीक है। तो उस तरह से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि लेबल्स का इस्तेमाल किया जाता था मार्केटिंग के लिए। तो व्हेन मैनचेस्टर इंडस्ट्रियलिस्ट बिगन सेलिंग क्लोथ इन इंडिया दे पुट लेबल ऑन दी क्लोथ बंडल्स। तो क्लोथ बंडल्स पे वो लेबल लगाने लगे, कैसा, when the buyer saw made in Manchester लिखा रहता था, written in bold on the label, they were expected to feel confident about buying the cloth। तो उन्हें ऐसा लगता था नहीं यार मेड इन मैनचेस्टर है मतलब क्वालिटी अच्छी होगी उसकी। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो मैनचेस्टर, ऐसे कलकत्ता, ऐसे इस तरह से क्या है अलग अलग वो लगाए जाने लगे मैनचेस्टर लेबल्स अर्ली 20th सेंचुरी। उसी के साथ साथ में क्या, जैसे अभी आगे बताऊंगा, इमेजेस वगैरह इंडियन गॉड गॉडेसेस की लगाई जाती थी। समझा रहा हूं क्यों कैसे सारी चीजें। तो व्हेन द बायर सॉ मेड इन मैनचेस्टर रिटन इन बोल्ड ऑन द लेबल दे वर एक्सपेक्टेड टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट बाइंग द क्लोथ। तो दूसरी टेक्निक ये होती थी, दे ऑल्सो कैरिड इमेजेस एंड वर ऑफन ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड। तो अब क्या होता था, ये जो लेबल्स लगाए जाते थे इन लेबल्स पे इमेजेस वगैरह होती थी, बहुत ब्यूटीफुली उन्हें इलस्ट्रेट किया जाता था ताकि क्या हो, देखो दिखती बात है, आप क्या देखते हो कि कोई बच्चों का प्रोडक्ट है अगर मार्केट में, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वही रही है। देखो उस समय पे भी लोग बहुत एक्सपर्ट थे, मार्केटिंग एक्सपर्ट्स। तो बच्चों का प्रोडक्ट है तो क्या उसको कलर वैसे दिए जाते, ब्राइट कलर थोड़े से, ताकि बच्चे अट्रैक्ट हो उस तरह से। अब अगर कोई प्रोडक्ट क्या है, वैसे कोई प्रोडक्ट अगर जैसे आप देख रहे हैं तो ओल्ड एज पॉपुलेशन के लिए, तो उसको ऐसा नहीं कि ओल्ड एज पॉपुलेशन को कलर पसंद नहीं है, होते, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, तो थोड़ा सा सिंपल सॉलिड सटल्ड कलर का इस्तेमाल किया जाता है। इमेजेस की बात आ रही है तो क्या है कि बच्चों के प्रोडक्ट में, आप जैसे बैग बच्चों के रहेंगे तो बच्चों के बैग में क्या होगा, छोटा भीम, डोरेमोन और इस तरह के वो बनाए जाते हैं। अब जैसे आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो उसके बैग में क्या होगा, आपको छोटा भीम, डोरेमोन नहीं देखने को मिलेंगे। आपको क्या देखने को मिलेंगे, आपको फिर भी रिलेटिवली थोड़ा सा सटल लुक देखने को मिलेगा। या फिर मान लो कोई ब्रांड होगी तो ब्रांड का, बड़े बच्चे क्या देखते हैं, ब्रांड का टैग होना चाहिए उनके बैग पे, तो फर्स्ट कॉपी भी खरीद लेंगे। समझ में आया, वो चीज रहता है। तो दे ऑल्सो कैरिड इमेजेस दैट वर ऑफन ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड। इफ वी लुक एट दीज ओल्ड लेबल्स वी कैन हैव some ideas of the mind of manufacturers, their calculations and the way they appeal to the people। तो जैसे ओल्ड लेबल्स को देखोगे तो यहाँ पे क्या बताया गया, कार्तिकेय, लक्ष्मी, सरस्वती, क्योंकि उस समय सोसाइटी बहुत रिलीजियस हुआ करती थी। आज अगर आप देखोगे तो आज क्या हीरो हीरोइन इनके लेबल्स का इस्तेमाल होता है, ताकि क्योंकि सोसाइटी उन्हें अपना इन्फ्लुएंसर मान के चलती है। उस समय भगवान को इन्फ्लुएंसर मान के चला जाता था, तो भगवान वगैरह के लेबल लगाए जाते थे ऐसे, समझ पा रहे हो। तो लेबल का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे द वर्ड सच एज मेड इन मैनचेस्टर वर बीइंग यूज्ड टू गिव सेंटिटी टू द प्रोडक्ट। ये दूसरी टेक्निक हो गई, समझ में आया। पहली टेक्निक आपने एडवर्टाइजमेंट का देख लिया, दूसरा क्या, लेबल्स वगैरह का इस्तेमाल। तीसरा आप क्या देख रहे हैं, यूज ऑफ इमेजेस एंड इलस्ट्रेशन, स्पेसिफिकली इमेजेस और इलस्ट्रेशंस। इमेजेस या फिर हिस्ट्री से किसी चीज को उठाया जाता था, उस पिक्चर को वहां डिपिक्ट किया जाता था, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे क्या है, हर माँ के लिए उसका बच्चा क्या होता है, हर माँ के लिए उसका बच्चा कृष्ण कन्हैया गोपाल, ठीक है, नंदलाल होता है जब वो छोटा रहता है। तो फाइन, तो अब क्या होगा कि वुडवर्ड्स ग्राइव वाटर पिया आप सभी ने पिया, जब दांत आते हैं, जब पिलाते हैं ग्राइव वाटर, तो दांत आते हैं ना जब बच्चों के, तो ग्राइव वाटर पिलाते हैं। तो वुडवर्ड्स ग्राइव वाटर, इसकी कंपनी अभी भी चल रही है, ठीक, कीप्स द बेबी वेल। तो अब ये वुडवर्ड्स ग्राइव वाटर जो है, तो इस पे क्या किया जा रहा है, इस पे फोटो जैसे अगर आप देखोगे तो कृष्ण भगवान का लगा दिया, छोटे कृष्ण भगवान का। क्यों, क्योंकि जब वो माँ अपने बच्चों को पिलाने वाली दवाई पे कृष्ण भगवान देखेगी और रिलेट करेगी, नॉस्टैल्जिक हो जाएगी कि मेरा भी तो लाल कृष्ण कन्हैया लाल जैसे ही है, ठीक है। तो वो क्या करेंगी, वो इस प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट को देख के क्या करेगी, यही प्रोडक्ट अपने बच्चे के लिए खरीदेगी। समझ में आ रहा है। तो ऐसे क्या होता है कि यूज ऑफ इमेजेस एंड इलस्ट्रेशन वाज प्रोमिनेंट टू सेल द प्रोडक्ट और टू क्रिएट द मार्केट फॉर द गुड्स। तो इमेजेस ऑफ इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस, अब वो जो ब्रिटिशर है, ठीक है, जिस कंपनी में बन रहा है प्रोडक्ट, उस कंपनी को कोई लेना देना नहीं है कृष्ण भगवान से, उस कंपनी को कोई लेना देना नहीं, वो जानती नहीं इंडियन मैथोलॉजी क्या है। लेकिन उस कंपनी ने एक नस पकड़ ली है, क्या, कि इंडिया के लोग जो है वो एसोसिएट करेंगे इस इमेज के साथ में, छोटे कृष्ण भगवान की इमेज के साथ में, वो देखेंगे तो प्रोडक्ट खूब खरीदेंगे।
समझ रहे हो? तो ये आपको क्या करना होगा, ये आपको समझना होगा कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसी हुआ करती थी उस टाइम पीरियड में, हाउ द मार्केट फॉर गुड वाज क्रिएटेड। तो इमेजेस ऑफ इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस रेगुलरली अपीयर्ड ऑन दीज लेबल्स, ठीक है, तो इन लेबल्स पे इमेज जो है रेगुलरली अपीयर होती थी। इट वाज एज इफ द एसोसिएशन विथ गॉड गेव डिवाइन अप्रूवल टू द गुड्स बीइंग सोल्ड, ठीक है। तो जब भगवान की पिक्चरें होती थी तो ऐसा था कि सोसाइटी तो रिलीजियस थी उस समय पे भयंकर, तो भगवान की जब पिक्चरें होती थी तो ऐसा लगता था कि भगवान ही अप्रूव कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को, खरीद लो, भगवान की फोटो है, तो पेड़ पड़ के क्या करते थे, प्रोडक्ट खरीद लिया करते थे। समझ में आया ये चीज? द इम्प्रिंटेड इमेज ऑफ कृष्णा और सरस्वती वाज आल्सो इंटेंडेड टू मेक द मैन्युफैक्चरर फ्रॉम द फॉरेन लैंड अपीयर समवॉट फेमिलियर टू द इंडियन पीपल। अब वो ये फॉरेन, देखो आप एडवर्टाइजमेंट की स्ट्रेटेजी ऐसी भी होती है कि इंडिया में कोई प्रोडक्ट बेचना है तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि इंडियंस का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है उस इंडियन प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अगर वही प्रोडक्ट कोको कोला अगर यूएसए में बेच रहे हैं तो वहां पर वो यूएसए के किसी सेलिब्रिटी का या फिर यूएसए के फेस का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आया? तो वैसे ही अब जब ये यूरोपियन कंपनीज, ब्रिटिश मिल मेड क्लोथ थे, इंडस्ट्रीज थी, जब वो सामान बेच रही है इंडिया में, तो इंडियन गॉड गॉडेसेस के इमेजेस का इस्तेमाल करके वो क्या दर्शाना चाहती थी कि अरे ये तो अपना ही प्रोडक्ट है, क्यों, चाहे विदेश से आया लेकिन उस पर अपने भगवान दिख गए ना, तो वो क्या है, फैमिलियरिटी क्रिएट करने के लिए इस तरह की स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया जाता था, इमेजेस का और रिस्ट्रिक्शंस का इस्तेमाल किया जाता था। और जैसे देखो साबुन बेच रहे हैं तो साबुन में क्या उन्होंने भगवान विष्णु जो है तो उनकी फोटो लगाई, आई गेस, हाँ, भगवान विष्णु की फोटो लगाई है, तो इस तरह से क्या है, सनलाइट सोप, तो भगवान जिस तरह से सुंदर रहते हैं तो आप भी साबुन से नहा दोगे सुंदर हो जाओगे, वो इमेज क्या है, प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जाती थी ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू। आगे बढ़े तो हाउ द मार्केट फॉर गुड्स वाज क्रिएटेड, तो 3 पॉइंट बता दिए मैंने आपको, इमेज इलस्ट्रेशन का इस्तेमाल करना, ठीक है, उसके साथ साथ लेबल्स का इस्तेमाल करना, एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी बनाना, उसके साथ चौथा पॉइंट है प्रिंटिंग ऑफ कैलेंडर्स टू एडवर्टाइज। अब आज आप क्या देखते हैं, आज इस्तेमाल किस चीज का किया जा रहा है इंसान के द्वारा, सोशल मीडिया का, यूट्यूब का किया जा रहा है, इंस्टाग्राम का किया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि लोग एड कहां चलाते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, यहां पे एडवर्टाइजमेंट चलते हैं, है ना। अब आपको वही चीज समझना होगी, क्या वही चीज समझना होगी कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, ये जो एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, ये एडवर्टाइजमेंट जो प्रोमिनेंट सोर्स जहां पे ट्रैफिक होता है वहां पे एडवर्टाइजमेंट होना शुरू होगा। तो यहां पे भी ट्रैफिक है, क्या कि मैन्युफैक्चरर्स वर प्रिंटिंग कैलेंडर्स टू पॉपुलराइज देयर प्रोडक्ट। मैन्युफैक्चरर्स जो थे तो उन्होंने कैलेंडर प्रिंट करना शुरू कर दिया। कैलेंडर कैसे प्रिंट करते थे मैन्युफैक्चरर्स जो थे तो कैलेंडर प्रिंट करते थे, जिसमें आपने ये स्टडी आज भी देखी होगी, एलआईसी वाले जो है तो एलआईसी वाले अपना कैलेंडर देते, तो उसमें ऊपर उनकी पॉलिसी लिखी रहती, नीचे आपके काम की चीज लिखी रहती, तारीख है। तो आप वो तारीख देखने के लिए तो अपने घर में कैलेंडर लगाओगे और दिन रात क्या करोगे, एलआईसी की पॉलिसी देखोगे, एक दिन तय कर लोगे कि एलआईसी की पॉलिसी खरीद लेता हूं, है ना। तो मैन्युफैक्चरर्स वर प्रिंटिंग कैलेंडर्स टू पॉपुलराइज देयर प्रोडक्ट्स, इट कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ पीपल एज दे सॉ देम अगेन एंड अगेन। तो क्या होता था कि कैलेंडर तो आदमी बार बार देखता था, तो वो जो प्रोडक्ट्स थे जिन पे इमेजेस होती थी, तो दोस प्रोडक्ट्स कैप्चर्ड द पीपल्स इमेजिनेशन, समझे। Unlike newspapers and magazines, calendars were used even by the people who could not read. न्यूज़पेपर और मैगजीन में ऐड दोगे तो सिर्फ जिसे पढ़ते आता वही ऐड पढ़ पाएगा, लेकिन कैलेंडर तो अनपढ़ आदमी भी देखता था, तारीख तो फोटो तो जाती थी उसकी नजर में। तो इस तरह से क्या है, कैलेंडर वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, समझे। फिर एक पॉइंट आप ये भी बना सकते हो कि फिगर्स ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सनेज ऑफ एम्परर एंड नवाब्स अडॉर्न्ड एडवर्टाइजमेंट एंड कैलेंडर्स। तो ये जो कैलेंडर्स वगैरह होते थे उसमें इंपॉर्टेंट पर्सन जो हो गए, नवाब हो गए, रूलर हो गए, किंग हो गए, इनकी फोटोज लगाई जाती थी। जैसे यहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह ऑन दी मैनचेस्टर लेबल, तो मैनचेस्टर लेबल लगा है और मैनचेस्टर मेड गुड्स जो थे और उस पर फोटो लगाई महाराजा रंजीत सिंह की। तो हिस्टोरिक फिगर्स आर यूज्ड टू क्रिएट द रिस्पेक्ट फॉर द प्रोडक्ट। अब महाराजा रंजीत सिंह की लोग रिस्पेक्ट करते थे, तो उस प्रोडक्ट पे महाराजा रंजीत सिंह की जब फोटो लगेगी तो लोग उस प्रोडक्ट की भी रिस्पेक्ट करेंगे, समझे। तो व्हेन द प्रोडक्ट वाज बीइंग यूज्ड बाय किंग्स और प्रोड्यूस्ड अंडर द रॉयल कमांड, इट्स क्वालिटी कुड नॉट बी क्वेश्चनड। तो वो ऐसा बोलते थे लेजिटिमेसी, जैसे कभी कभी इंसान क्या करता है, किसी के नाम का इस्तेमाल करता है लेजिटिमेसी गेन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल क्या हो रहा है कि आप किसी एक इंसान को फॉलो करते हो बहुत दिल से, आप उनसे इन्फ्लुएंस होते हो। अब अगर वो जिस चीज पे हाथ रख देंगे आप क्या कहोगे, वो चीज अच्छी, वो उन्होंने जिस चीज पे हाथ रख दिया वो चीज अच्छी आपके लिए भी। तो आप इसीलिए तो क्या देखते हैं, आपके बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से गुटखा बिकवाते हैं। क्यों गुटखा बिकवाते हैं, क्योंकि गुटखा अच्छी चीज नहीं, लेकिन वो सेलिब्रिटी तो अच्छी चीज है, तो वो गुटखा बेच देगा तो गुटखे की सेल बन जाएगी। तो ये स्ट्रैटेजी रहती है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, समझ में, ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रहती है। तो हाउ द मार्केट फॉर गुड्स वाज क्रिएटेड, तो प्रिंटिंग ऑन कैलेंडर टू एडवर्टाइज, दिस वाज वन वे। लास्ट अगर हम देखें तो नेशनलिस्ट मैसेज थ्रू प्रोडक्ट, मार्केट गुड्स के लिए ऐसे भी क्रिएट किया जाता था कि गुड्स की मदद से नेशनलिस्ट मैसेज पहुंचाया जाता था। फॉर एग्जांपल आज के समय में आप क्या देख लोगे, पतंजलि प्रोडक्ट हो गया, कैसे, तो आप देखोगे पतंजलि प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट को कम बेचता है
नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को ज्यादा बेचता है वो, ठीक। तो नेशनलिस्ट मैसेज जो है प्रोडक्ट के थ्रू बेचोगे तो आदमी क्या प्रोडक्ट खरीदे ना खरीदे, लेकिन नेशनलिज्म को तो खरीद लेगा, मतलब वो भावनाओं के चलते उस प्रोडक्ट से अपने आप को एसोसिएटेड फील करेगा। सो दिस वाज वन स्ट्रेटेजी हाउ द मार्केट फॉर गुड्स वाज क्रिएटेड। तो इफ यू केयर फॉर द नेशन देन बाय द प्रोडक्ट दैट इंडियन प्रोड्यूस। अगर देश की चिंता करते हो तो इंडियंस जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे, स्वदेशी प्रोडक्ट जो है वो खरीदो, ठीक है। It captured the imagination of people as they saw them again and again। और जब लोग बार बार देखते थे तो वो people's imagination कैप्चर हो जाती थी। जैसे अगर आप ये देखोगे तो भारत माता स्वयं आ रही है, ठीक है। The goddesses is shown offering cloth produced in an अहमदाबाद मिल। तो यहाँ पे लिखा है, जैसे अहमदाबाद गुजराती में लिखा है ऊंचो माल, हिंदुस्तान में बनेलो माल, ठीक है। तो उस तरह से क्या है, इंडियन प्रोडक्ट के साथ में नेशनलिस्ट मैसेज जोड़ के बेचे जाते थे ताकि पीपल फील मोर कनेक्टेड, और वो नेशनलिज्म की लहर में इंडस्ट्रीज इस तरह से अपने गुड्स को मार्केट कर पा रही थी। एडवर्टाइजमेंट बिकेम अ व्हीकल ऑफ नेशनलिस्ट मैसेज ऑफ स्वदेशी, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट क्या है, एक एडवर्टाइजमेंट और नेशनलिस्ट मैसेज ऑफ स्वदेशी, दोनों बोथ वर मूविंग हैंड इन हैंड, और इस तरह से प्रोडक्ट्स को बेचा जाता था। तो आई होप यू पीपल गॉट दिस, ठीक है। हाउ द मार्केट फॉर गुड्स वाज क्रिएटेड, 5 टेक्निक हमने आपको बताई। एडवर्टाइजमेंट एक तरीका हो गया, लेबल्स का इस्तेमाल किया जाने लगा, उसी के साथ साथ इमेजेस और इलिस्ट्रेशंस का इस्तेमाल किया जाता था, कैलेंडर्स पर एडवर्टाइजमेंट किया जाता था, और नेशनलिस्ट मैसेज वगैरह पहुंचाए जाते थे। हिस्टोरिक फिगर्स, किंग्स, नवाब्स, इनकी फोटोज वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था। बनेगा ये आंसर, बनना चाहिए, ठीक है। तो दिस वाज द स्टोरी अबाउट द चैप्टर। आई होप यू पीपल एंजॉयड द चैप्टर। चैप्टर वाज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है यहाँ पे होता है समाप्त। चैप्टर कंप्लीटेड। आई होप यू पीपल आर एंजॉयिंग लाइक दिस, ठीक है। तो हमने सारे टॉपिक्स पढ़े, सब कुछ कवर किया, एक एक चीज को अच्छे से समझते चले। अब आपका काम क्या होगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ में आप क्या करो, रिवीजन करो। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस में आपको जो थ्रू आउट द चैप्टर बताते आए कि देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस को रिवाइज करना, ठीक है। तो ये रहा क्लास 10th का चौचक रिजल्ट, बहुत भयंकर सा। जैसे अगर आप देख रहे हैं तो स्टूडेंट्स हैव अचीव्ड अ ह्यूज स्कोर, अच्छा स्कोर किया, काफी अच्छा, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वर्क एंड आवर गाइडेंस। तो दिस वाज द रिजल्ट, यू कैन सी काफी सारे बच्चों ने काफी अच्छा स्कोर किया है। आगे बढ़ते हैं। तो अनअकैडमी पर जो पेड क्लासेस होती है उसमें 2 तरह के सब्सक्रिप्शन होते हैं। कौन कौन से, प्लस और आइकॉनिक। प्लस जो होता है तो प्लस पे जैसे अगर आप देखोगे लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, ये सारा सब कुछ मिलता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे 1-to-1 पर्सनल गाइडेंस मिल जाती है आपको, टेस्ट एनालिसिस एक मेंटर दे दिए जाते हैं, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ये सारे फीचर्स आइकॉनिक के होते हैं, समझे। आपको अगर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड आस्क फॉर हेल्प रिगार्डिंग दी सब्सक्रिप्शन। स्पेशल क्लास होती है अनअकैडमी ऐप पर जो कि एब्सोल्युटली फ्री होती है, जिसमें आप देख सकते हो कि कैसे ऐप पर क्लासेस होती है, आप अपने एजुकेटर्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो आपको कोई भी डाउट है तो डाउट सॉल्विंग वी विल बी आई विल बी कैचिंग अप विद यू लाइव इन दिस डाउट सॉल्विंग क्लास। 27th को क्लास होगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, तो इस क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। 27th ऑफ अगस्त, मतलब कल आपको ये डाउट सॉल्विंग क्लास मिल जाएगी 5:45 पे। तो एनरोल इन दिस क्लास विच इज एब्सोल्युटली फॉर फ्री, ठीक है। तो आपके डाउट है तो डाउट लेके आ जाना यहाँ पे। और आज की जो तारीख है तो अगस्त 22 से 26 तक बहुत भयंकर ऑफर चल रहा था। वो ऑफर क्या था कि आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो, जैसे मैंने आपको प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया, तो आपको वहां पे 20% ऑफ मिल रहा है, एंड विच इज अप टू 26 अगस्त ओनली, ठीक है। तो इफ यू आर यूजिंग द कोड दिगराज you can get this subscription with 20% off। तो जैसे अगर आप क्या करें 12 मंथ का क्लास 10th का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं प्लस का, तो वो आपको 18,223 में पड़ेगा, एंड यू कैन सेव अप टू 20% ओवर दिस, ठीक है। वैसे आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन जो है तो वहां पे भी आप 20% सेव कर सकते हैं, यू विल गेट इट इन 29,000, ठीक है। तो दिस इज अबाउट अनअकैडमी अनलॉक, जो ऑफर अभी चल रहा है। मेरे प्लस और आइकॉनिक पर प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस जिन बच्चों के पास है वो 2 कोर्सेज चल रहे हैं, उनमें एनरोल कर सकते हैं। एक रेगुलर कोर्स होता है मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे लाइव क्लासेस रहती हैं 7 से 8 क्लास 10th के लिए, और 8:45 से 9:45 क्लास 9th के लिए। उसके अलावा टेस्ट सीरीज वाला कोर्स स्टार्ट हुआ है, एवरी सैटरडे टेस्ट रहता है, तो ये भी 9th के लिए 8:45 और 10th के लिए 7 PM पे क्लासेस रहती है। फाइन, सो दिस वाज द स्टोरी। फाइनली विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर चैप्टर। चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। आपको कैसा लगा चैप्टर, ये जरूर से आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में एक अगले चैप्टर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो। बाय बाय, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।